मेरे को ऐसा है कि मेरे को कुछ करना है लाइफ में, तो इसकी वजह से वो सबसे बड़ा थैंक यू बोलूंगी तान्या मित्तल को। उसकी तो बच के रहना पड़ेगा, जो भी नई चीज आ रही है लोगों को बिल्कुल अर्चना से बच के रहना पड़ेगा। हेलो अर्चना, हाउ आर यू टुडे? और मैं सबसे पहले अपने व्यूअर्स को आपको अपना थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरे रूम वॉक से चैनल को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और हमारे साथ आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट है जो कि एक इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम से, और उनका चैनल है अर्चना टॉक के नाम से। मैं अर्चना जी से बहुत सारे सवाल करूँगा, लेकिन पहले मैं उनसे जानना चाहूँगा उनके बारे में, उनकी जो सोशल मीडिया पे जर्नी है उसके बारे में, थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड भी जानना चाहूँगा, वो कहाँ से आते हैं, उनकी थोड़ा फैमिली के बारे में। तो अर्चना जी, वेलकम टू रोमवॉक्सिया। और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर अपने जो व्यूअर्स हैं, आपके जो फॉलोवर्स हैं, उनको ज़रूर ये पॉडकास्ट के बारे में बताएं, ताकि हमारे चैनल पे भी वो आगे देख सके कि हमने आपका जो प्रीशियस टाइम जो आप अपने व्यूअर्स को देती थी, वो थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे दिया है। तो यस अर्चना, प्लीज़ थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। थैंक यू विक्रम फॉर अप्रोचिंग मी। और जैसा आपने बोला कि मैं बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं इन्फ्लुएंसर ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, अभी स्टार्टिंग है। और भविष्य में मैं चाहूंगी कि मैं बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बनूं, आपकी मतलब कि बोली हुई बात सच हो जाए। बिल्कुल, रोमवॉक्सिया के थ्रू अगर हम लोग कर ही रहे हैं तो डेफिनेटली आपके साथ साथ हम भी ग्रो करेंगे। तो अर्चना जी, जरूर अपने थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड, अपने थोड़ा बचपन के बारे में, अपनी थोड़ी सी जर्नी रोमवॉक्सिया पे हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं। जरूर बताऊंगी। और जैसा आपने मुझे इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। You're welcome। मेरा जन्म आगरा में हुआ है और बॉटअप मैं ऑल ओवर इंडिया की हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है आर्मी का बैकग्राउंड है। तो इसकी वजह से मैं पूरे भारत में पली बड़ी हूँ, ऐसा आप बोल सकते हैं। भारत की बेटी आप? भारत की बेटी हूँ मैं। वेरी नाइस। और हम 4 सिस्टर्स हैं, मेरा भाई नहीं है, और मेरे फादर आर्मी के हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हम 4 सिस्टर्स हैं और मैं 3rd नंबर पे आती हूँ। हम चारों बहनों की जो एजुकेशन है वो केंद्र विद्यालय से हुई है। कि आपको पता हो केंद्र विद्यालय। और जो हमारे दादा दादी थे, उनकी सोच अगर मैं अभी बताऊं तो लोग हंसेंगे कि जो लड़कियां हैं, क्योंकि हमारे पास भाई नहीं था, है ना, हम 4 बहनें ही हैं, तो उनका ये कहना था कि भाई नहीं है और लड़कियां हैं, जमाना खराब है, तो उनकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप की सोच थी। हाँ जी, ऑर्थोडॉक्स थोड़ी सोच थी। हालांकि वो भी आर्मी बैकग्राउंड, मतलब आर्मी में ही थे। उसके बाद में भी उनकी सोच ये थी कि लड़कियों की जल्द से जल्द शादी हो जाए, क्योंकि 4 हैं, कैसे हो पाएगा, क्योंकि महंगाई बहुत है, जमाना भी खराब है, और कैसे इतना सब कुछ कर पाएंगे। थोड़ा सा पुराने लोगों की इस तरह की सोच होती थी कि लड़कियों की शादी जितनी जल्दी कर दी जाए। तो लेकिन मेरी मम्मी इतनी स्ट्रांग, मैं तो कहूंगी कि लेडी है, कि उन्होंने हम चारों बहनों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। और फाइट करी फैमिली से। हाँ जी, फाइट करी, और हर चीज के लिए पापा को भी मनाया, क्योंकि पापा भी बोल देते थे कि ठीक है हम शादी कर लेंगे, क्योंकि उनके फादर जो बोलते थे वो भी बोलते थे कि हाँ मुझे शादी तो करनी है, चाहे अभी करो चाहे बाद में करो, शादी तो करनी है। लेकिन मेरी मम्मी ने जोर दिया कि नहीं, मैं अपनी लड़कियों को पढ़ाऊंगी, अपने पैरों पे खड़ा करूंगी, ताकि भविष्य में कुछ भी हो जाए तो एटलीस्ट किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। सेल्फ डिपेंडेंट। हाँ जी, सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और मेरी मम्मी ने जो स्ट्रगल किया है ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि जब मेरे फादर अरुणाचल प्रदेश में गए थे, अरुणाचल नहीं, लद्दाख गए थे। लद्दाख गए थे, वो 6 महीने के लिए गए थे। उस टाइम पे फोन्स नहीं हुआ करते थे, और हमारे पास में कुछ भी नहीं हुआ करता था, सिर्फ लेटर जाया करता था उस टाइम पे। तो मेरे फादर ने हमारे लिए कोई सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं भेजी थी, मतलब कि खर्चा नहीं भेजा। बहुत ही टफ टाइम रहा होगा वो। खर्चा नहीं भेजा था। 6 महीने से मेरी मम्मी ने घर कैसे चलाया वो हम ही जान सकते हैं। क्योंकि एक औरत की जो तकलीफ है, वो एक औरत, भले ही वो बच्ची क्यों ना हो, बीइंग अ फीमेल, वो एक फीमेल ही समझ सकती है। ये बहुत ही आपको मैं एक रात की बात बताती हूँ कि हमारे पास उस टाइम पे एक माचिस खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उस टाइम पे आपको पता हो तो 58, 54 इस टाइप के कॉइन्स चलते थे। ये हमारे टाइम पे तो थे। हाँ, क्योंकि मैं 90 बॉर्न हूँ, 90s की हूँ, तो मुझे पता है। तो क्या कहते हैं, उस टाइम पे हमारे पास माचिस नहीं थी और लाइट चली गई थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि जाके दुकान से लेकर आ जाओ माचिस। तो मैं लेने गई, लेकिन वो जो दुकान वाला था उसने हमें माचिस भी नहीं दी। उन्होंने बोला जो पुराना बकाया है आपका
उसको पहले आप पूरा कर दो, तब हम आपको हिसाब किताब चुकता है। हाँ, तब हम आपको देंगे। एक बहुत ही मतलब आपके सुन के मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि ऐसा टाइम मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मतलब हमारे देश की बेटियों के साथ या किसी के साथ भी ऐसा कभी टाइम आए जो जिन्हें कभी भी पैसों के लिए कुछ भी तकलीफ देखनी हो। और ऐसा होता था कि रिलेटिव से बोलो तो वो भी नहीं सपोर्ट करते थे उस टाइम पे, और अगर कर भी देते थे तो बाद में ताना मारते थे मेरी मम्मी को और इतना कुछ सुनाते थे। तो मेरी मम्मी हर चीज जो भी होता था हमारे लिए, हर चीज खुद से करती थी, ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के ताने ना सुनने पड़े। हमने जो उस टाइम पे झेला है ना, उस टाइम का सोच के आज भी हमें इतना बुरा फील होता है कि मतलब आप समझ सकते हो। मैं यहाँ पर एक चीज जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगा। एक जो किसी ने ये एक कहावत बोली है ना कि जो हीरे को तराशा जाता है ना, उसे घिस के ही तराशते। तो आप वही हीरा है, एक आयरन लेडी है जिसे समय ने घिसा और आज वो तराशा हुआ हीरा आज लोगों के लिए एक इन्फ्लुएंसर बन के हमारे साथ बैठा हुआ। बहुत अच्छी बात है, प्लीज आगे कंटिन्यू बताते रहिए। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर हमको वो माचिस नहीं मिली, तो मैं वापस आई, मम्मी से मैंने बोला, तो मम्मी उस टाइम पे मेरी मम्मी रोने लगी कि मेरे पास आज इतने भी पैसे नहीं है कि मैं एक माचिस भी खरीद पाऊं। तो दूसरे दिन फिर मेरी मम्मी ने अपने मतलब कि मम्मी के चाचा जी लगते हैं, तो उनके पास जाके बोला, तो उनसे कुछ हेल्प ली। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने हेल्प कर दी, लेकिन बाद में ताना भी हमको बहुत पड़ा था वो दिन। ये इंडियन मेंटालिटी, हाँ, जो मैं बहुत जगह देखा। हाँ, और हमारी फीस भी नहीं जा पाती थी उस टाइम पे। और जिस तरीके से फिर हमारा स्कूल थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया था मम्मी ने कि जैसे ही पापा आ जाएंगे उसके बाद मैं फीस पे कर दूंगी, तभी आपका एडमिशन दोबारा हो जाएगा। तो फिर मेरे फादर जब आए 6 महीने के बाद, तब हम लोग इतनी बुरी तरह रोए और अपना जो भी एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहा होगा। बिल्कुल, और सब कुछ बताया। तो मेरे पापा ने बोला कि मुझे इन्फॉर्मेशन आपने दी क्यों नहीं। तो मम्मी ने बताया कि हम कैसे देते, हमारे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था उस टाइम पे, फोन्स भी नहीं चलते थे, और मेरी मदर इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है कि वो लेटर लिख सके, और हम भी उस टाइम पे बहुत छोटे हुआ करते थे, तो कि हम भी कुछ लिख के दे देते, ऐसा मतलब भी नहीं। आयरन लेडी हम आपकी मदर को बिल्कुल। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो लेकिन मेरी मम्मी ने होप नहीं छोड़ी कभी भी कि हम बच्चियों को या फिर पैसा नहीं है तो पढ़ाई छुड़वा दें, नहीं, उन्होंने जहां से पढ़ाई छूटी वहीं से ही कंटिन्यू करवाया आगे। nice. तो वो मैं आज तक मेरे को वो चीजें याद आती है तो बहुत मतलब कि दुख होता होगा। बिल्कुल होता होगा, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि यार मेरी मम्मी ने बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए। आपके जो आपने जो बताया ना, मैं उस चीज को लेके इतना इमोशनल हो गया हूँ। मतलब मैं, ठीक है, वो कहते हैं ना कि लड़के कभी अंदर से रोते नहीं, हाँ, दिखाते नहीं, हाँ, लेकिन अभी मैं अगर आपको ये बोल जाऊंगा तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं इतने सारे लोगों से बात करता हूँ, बहुत ही लोगों से स्टोरी सुनता हूँ, बहुत ही जॉली नेचर है मेरा, लेकिन ये कुछ बातें हैं ना जो कभी कभी चुभ जाती हैं दिल को, और वो अंदर से होता है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसीलिए व्यूअर्स को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं अपनी स्टोरी को दबा के रखूंगा और हम वापस अर्चना जी पे आएंगे और उनसे ही उनकी आगे की स्टोरी सुनेंगे। जी अर्चना जी, तो आपने बताया फिर आपके फादर आने के बाद चीजें आपका एडमिशन हो गया वापस से, आपने स्टोरी अपनी स्टडीज कंटिन्यू करी। हाँ जी। तो उसके बाद आपकी लाइफ में कैसे फिर चेंजेस आए? फिर उसके बाद में जब मेरी एजुकेशन और आगे बढ़ी तो फिर हमने 12th पास किया। 12th पास करने के बाद में मैंने ये कोर्स में एडमिशन लिया जिसको NIT बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो वहां पे जब मैंने एडमिशन लेने के बाद में उसकी फीस ना बहुत हाई होती है, हाँ, है ना, बहुत हाई जाती है। तो उसकी टेक्निकल कोर्स, हाँ जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो उसकी फीस बहुत हाई थी। तो वो मैंने 1 साल कंटिन्यू किया और उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यूज देना स्टार्ट किया ताकि मेरी जॉब लग जाए और मैं साइड बाय साइड पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करूं ताकि मैं कुछ हेल्प कर पाऊं अपने फादर। सपोर्ट टू फैमिली। हाँ जी, हाँ जी, वेरी नाइस। तो वो भी मैंने किया और मेरी जॉब भी लगी और वो जॉब मैंने की, बैंकिंग सेक्टर में जॉब थी वो, उससे मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिला। लेकिन क्या हुआ कि मेरा फिर इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हटके
कुछ और करने का मेरा मन हुआ। मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन आगरा ज्वाइन किया, जिसको नगर निगम भी बोलते हैं, नगर निगम बोलते हैं। तो नगर निगम में मेरी जॉब लगी। उसके बाद फिर मैंने वहां पे 1 साल काम किया। और इसी 1 साल के दौरान ही मम्मी पापा का ये था कि शादी करनी है, तो लड़का भी देख रहे थे वो। तो मम्मी पापा ने फिर मेरे को बोला कि आप जॉब भी कंटिन्यू रखो और हम शादी भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जॉब ही करती रहोगी, आगे भविष्य में शादी भी करनी है। तो फिर मैंने जॉब के साथ साथ जो मुझे देखने आता था वहां पे भी मैं प्रेजेंटेबल बन के जाती थी। वो होता है जो रूटीन होता है जो लड़कियों के साथ में। तो कभी कभी ऐसा होता था कि कभी कभी ऐसा होता था कि जॉब से छुट्टी और सीधा 7 बजे घर पे गाड़ी खड़ी करके सीधा जो इसी हालत में थी वैसी ट्रे लेके पहुंच गई कि मेरे को देखने आए हैं। तो वो लोग आते थे देखने के लिए। तो काफी लोग, बहुत लड़के देखने के लिए आए। तो मेरा ये था कि मेरे को ना थोड़ा, मैं फ्रीडम से जीने वाली लड़की हूँ। मेरे को ना बाउंडेशन कोई चीज मुझे रोक टोक पसंद नहीं है। तो काफी लड़कों को मतलब मना कर दिया मैंने उस टाइम पे कि अभी नहीं करूंगी, अभी नहीं करना है। लेकिन इस दौरान मेरे पापा कहते थे कि नहीं, ऐसे नहीं करना होता है, कि आपको कोई लड़का अगर समझ आ रहा है तो उससे आपको बातचीत भी करनी पड़ेगी और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भविष्य में आपके लिए आगे ये लड़का ठीक है या नहीं है। तो फिर मैंने ठीक है मम्मी की और पापा की बात मानी। और फिर मुझे मिले मेरी लाइफ में हृदेश कुमार, जो कि बैंकिंग सेक्टर में ही थे। अच्छा। वो भी, हाँ, वो मैनेजर हैं बैंक में। और फिर उनसे मेरी जब मुलाकात हुई तो वो मुझे जब फर्स्ट टाइम मिलने आए थे तब उन्होंने कुछ, मेरे को सबसे अच्छी बात उनकी ये लगी थी, उन्होंने सिंपल ये मुझे बोला था कि मुझे ना लड़की अच्छी चाहिए, बाकी किसी चीज में रोक टोक नहीं है, आप कुछ भी कर सकती हो। तो आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है मतलब। हाँ, आगे कुछ भी कर सकते हो। आपको पढ़ाई करनी है आप पढ़ाई करो, आपको जॉब कंटिन्यू अपना करना है तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो मेरे को ये सुन के अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक मैं जितना देख रही थी ना, तो वो सारे जो पहले वाले लड़के थे वो ये बोलते थे कि नहीं, हमारी फैमिली में आप जॉब अलाउड नहीं है, जॉब नहीं कर सकते हो। लेकिन ये पहले बंदे थे जिन्होंने मुझे बोला कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो क्या आपके हस्बैंड अभी भी उतने ही सपोर्टिव हैं? हाँ जी। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, तो उन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका। वो चीज मुझे इतनी अच्छी लगी तो मैंने हाँ कर दी शादी के लिए। और शादी हो गई हमारी, मार्च में हुई हमारी शादी। शादी होने के बाद में कहते हैं, लोग कहते हैं कि नजर वजर कुछ नहीं होती, लेकिन मेरे केस में उल्टा हुआ, नजर होती है मेरे अकॉर्डिंग। नजर बहुत होती है। तो क्या कुछ ऐसा हुआ शादी के बाद जो आपको, आप जरूर ऑडियंस को जरूर बताइए कि ऐसा क्या हो गया जो आपको ऐसा लगा कि आपकी शादी पे नजर लगती है? नजर मैं आपको अब कैसे बताऊं कि होता है ना कि जब इंसान को सही एज पे सही टाइम पे कुछ अच्छा मिल जाए या फिर कुछ अच्छी चीजें हो जाए, या फिर होता है ना कि सुंदरता को देख के लोग मन ही मन बोल देते हैं कुछ ना कुछ, और जो सामने नहीं बोल पाते हैं। तो जो अंदर जो रह जाती है ना, जैसे कि कोई निहार रहा है आपको, निहार के बोल रहा है कि अच्छी लड़की है, सुंदर है, लेकिन मुंह पे नहीं बोल रहा है वो आपके, तो वो नजर लगती है। मेरे हिसाब से तो लगती है, आपके हिसाब से शायद नहीं लगे, लेकिन मेरे केस में मैं थोड़ा सा चीजों में बिलीव थोड़ा सा कम करता हूं। तो मैं भी नहीं करती थी पहले, मेरे को लगता था कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की चीजें हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अब मुझे जब मेरे साथ हुआ ना तो मेरे को बिलीव हुआ कि होती है, नजर होती है। तो सर क्या हुआ? ऐसा हुआ कि फील हो रहा है शादी के करेक्ट 1 मंथ बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरा मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड की उस टाइम पे पोस्टिंग थी गुजरात में, आनंद। तो वहां पे हम दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। वो भी एक्सीडेंट नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, बहुत भयंकर एक्सीडेंट था। तो सो दैट्स सीरियस? हाँ जी। तो ये बाइक से या कार से? बाइक, हम दोनों बाइक पे थे। और उस टाइम पे मेरे क्या कहते हैं हस्बैंड बाइक, वहां पे हमारे पास बाइक थी तो बाइक से ही थे। और हमारा एक्सीडेंट हुआ था, वो हुआ था पीछे कार थी हमारी, पीछे से टक्कर लगी थी हमको। ऐसा हुआ था कि हम लोग शाम के टाइम पे खाना पीना खा के हम लोग घूमने जाते थे, सामने पार्क था, तो हम लोग वैसे ही जा रहे थे बाइक पे। तो एक सिग्नल ऐसा था जहाँ पे ना लाइटिंग थोड़ी सी कम थी, हमको तो दिखाई पड़ रहा था नॉर्मल, लेकिन आई डोंट नो पीछे वाले को दिखाई पड़ा या नहीं दिखाई पड़ा। उसने हमारी बाइक को इतनी जोर से टक्कर मारी कि बाइक इतनी, मतलब कैसे बताऊं, बाइक पूरी उछली, और उछल के, मैं पीछे बैठी थी तो मैं उछल के कार के आगे जाके गिरी। उसके गिरने के बाद मैं कार के अंदर
और जो मेरे हस्बैंड कार के नीचे, हाँ जी, और जो मेरे हस्बैंड वो साइड में गिरे, उनके पूरा एंकल में जो ब्रेकर होते हैं ना, वो ब्रेक अंदर चले गए, पूरे लेग के लिगामेंट्स उनके फट गए, उनको फ्रैक्चर आया पैर में, हाथ उनका पूरा फ्रैक्चर हो गया था, सर पे चोट आई थी। और उस टाइम पे मेरा ये था कि मैं कार के अंदर थी। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं ये बोलूंगी कि मेरे हस्बैंड की ये अच्छी बात है कि उन्होंने उस टाइम पे भी अपना दर्द नहीं देखा। उन्होंने चोट लगने के बाद में भी वो चिल्ला रहे थे, हालांकि मुझे आवाज आ रही थी क्योंकि मैं कार के नीचे थी और वो कार घसीटती हुई मुझे पूरी रोड पे ले गई। मेरा फेस पूरा ऐसे रोड पे था, मतलब जो मेरी नाक थी वो रोड पे टच हो रही थी और वो घसीट रहा था ना जो, तो वो पूरी मेरी नाक पूरी घिस गई थी अच्छे से। हाँ जी, पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये एरिया यहाँ से लेके पूरा फट गया था। ये मेरी नोज पिन यहाँ पे थी, इस जगह पे। बहुत ही हाँ, तो उस टाइम पे भी मेरे हस्बैंड को ये था कि मेरे को अपना दर्द नहीं देखना है, मेरे को मेरी वाइफ का देखना है। और तुरंत ही पैर में उनके जान भी नहीं थी, उसके बाद भी इतने सारे लोग थे वहां पे, लेकिन उन्होंने किसी ने भी हेल्प नहीं की थी। वो आए उठ के, और पता नहीं भगवान ने उनको ताकत दी या किसने ताकत दी, मुझे नहीं पता। उन्होंने वो कार जो थी, इतनी हैवी होती है कार, हाँ, उसको एक बंदा नहीं उठा सकता, उन्होंने उठा के मुझे नीचे से खींचा है पूरा। खींचने के बाद में मैं मतलब होश में नहीं थी, मैं बस खड़ी हो गई थी और खून इस तरीके से बह रहा था जैसे कि पानी। बहुत ही, तो मैं तो ये सुन के भी बहुत मतलब फील कर पा रहा हूँ, मतलब जो दर्द आपने सहा होगा उस वक्त, जो आपके हस्बैंड ने वो दर्द सहा होगा, मतलब आप देख रहे हैं मेरे गूज बम्प्स। तो वो नजर, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि नजर होती है और नजर लगती है। तो वो नजर जो थी, वो सारी नजर मेरे फेस पे लगी थी। जिससे मेरा फेस, जो बोलते थे कि शादी से पहले भी बोलते थे कि हाँ अच्छी दिखती हो, आप सुंदर हो, तो वो अब सुंदरता मतलब एक्सीडेंट में सारी चली गई। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। देखिए, मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा, सुंदरता फेस से बिल्कुल नहीं होती, इंसान दिल से सुंदर होता है। आपसे बात करके मुझे ऐसा कहीं महसूस भी नहीं हुआ कि आप अंदर से सुंदर नहीं है, और फेस भी ये कोई नहीं कह सकता कि आप सुंदर नहीं है। मेरी नजर से, आप अपने हस्बैंड की नजर देखिए, मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन लोग कहते हैं ना कि सॉरी, इट्स ओके, थोड़ा सा इमोशनल हो जाना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि ऐसा फेज जो आपने जो फील किया होगा ना, वो तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। आप अगर आप बोलेंगे तो वी कैन स्टॉप द वीडियो। तो अर्चना जी, हमने छोटा सा ब्रेक लिया था क्योंकि वी बोथ गॉट थोड़ा सा इमोशनल और थोड़ा सा हॉरिफाइंग भी था ये स्टोरी, तो हमने इसलिए थोड़ा सा एक ब्रेक लेके हम वापस आए हैं। तो आई होप अब आप थोड़ा सा स्टेबल फील कर रही हैं, और हाँ अब हम इसको कंटिन्यू करके आप आगे कुछ मैसेज और अपनी स्टोरी के बताना चाहें व्यूअर्स को। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं जब कार के नीचे थी ना, तो मेरे अंदर सिर्फ ये चल रहा था कि आज तो मैं बचने वाली नहीं हूँ। मुझे लगा कि आज मेरा मतलब मैं खत्म हो जाऊंगी। और उस टाइम पे भी मैं प्रे कर रही थी कि इस दुनिया में, इस संसार में भगवान जी या अल्लाह कोई भी हो, तो प्लीज आज मेरी हेल्प कर दो, मेरे को बचा लो। तो शायद माता रानी ने सुनी ये और मैं बच गई। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, जो भी ड्राइविंग करता है वो बहुत सावधानी से ड्राइविंग किया करे, क्योंकि ऐसे हादसे जो होते हैं वो लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो? कि मैं आपकी बात अभी समझ रहा हूँ, इसीलिए बदल देते हैं, इन द सेंस जिंदगी खराब भी कर देते हैं ना। क्योंकि मेरी न्यू शादी हुई थी, और जो भी ड्राइविंग करता है और उसके साथ में जो बगल में जो बैठता है ना, हाँ, जो बैठता है ना, उसको इतना सतर्क होना चाहिए कि उसके साथ कोई भी ऐसी बात ना करे कि जिससे लड़ाई हो जाए, डिस्टर्बेंस। क्योंकि जो हमारा एक्सीडेंट हुआ ना, वो इसी कारण से हुआ कि उसमें दोनों मियाँ बीवी लड़ रहे थे। ओके, तो दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ रहे थे, हाँ, उसकी वजह से वो उनको डिस्ट्रैक्शन हुआ और वो एक्सीडेंट हो गया। और वो पूरा जो, और वो हमें भुगता है जो आपने हाँ जी, हमने भुगता है। तो मैसेज ये अर्चना जी की तरफ से एक बहुत ही सटीक मैसेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप सबके लिए है। जो भी ड्राइव करते हैं, प्लीज 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 अपने को पैसेंजर को कभी भी डिस्टर्ब ना करें। ड्राइवर को गाड़ी शांति से चलाने दें, क्योंकि हो सकता है आपकी लड़ाई या आपकी मौज मस्ती की वजह से
किसी की जिंदगी भी जा सकती है, Yes. किसी की जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। Exactly. ओके, तो अर्चना जी, जो आपका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आप रिकवर मोड में रही, तो उसके बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? क्योंकि वो जॉब तो आपकी डेफिनेटली चली गई होगी उतने टाइम पीरियड के बाद, तो वो आपने फिर कैसे चीजों को संभाला? हाँ जी, वो जॉब जो मैं कर रही थी नगर निगम में, वो मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था मेरा। और उसके बाद मेरे को, हालांकि जब मैं रिकवर हो गई, रिकवर होने में मुझे 1 साल लगा था। 1 साल हाँ बहुत जी, बड़ा टाइम होता है। 1 साल लगा था रिकवर होने में। और जो बीच बीच में मेरे को, मतलब कि होता है ना कि गाड़ियों के ब्रेक लग रहे हैं तो मैं घबरा जाती ट्रॉमा हूँ। आपके दिमाग में ट्रॉमा मेरे दिमाग में था ही। मैं रात में प्रॉपर सो भी नहीं पाती थी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे जो भी बैंक नगर निगम में जो लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने बोला कि आप जॉब मत छोड़ो, आप कंटिन्यू रखो, हम आपको खोना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप अच्छा काम करती हो, आप हमारा। और इसकी वजह से उन्होंने मुझे बोला कि आप मत जाइए। लेकिन मेरा ऐसा था कि मुझे हस्बैंड के साथ जाना था। और फिर मेरे को लगा कि अगर हम दोनों ही जॉब करेंगे तो ऐसे लाइफ आगे नहीं चल पाएगी। तो फिर हम दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किया, आपने कॉम्प्रोमाइज किया। मैंने कॉम्प्रोमाइज किया कि मैं जॉब छोड़ दूंगी और मैं घर पे रहूंगी और थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दूंगी। क्योंकि आपको पता है कि जॉब जब करोगे तो जॉब हमें करना होता है अच्छे तरीके से। अगर वहां पे मैं बार बार ये नहीं बता सकती कि आज मुझे ये प्रॉब्लम है, आज मेरे सर में दर्द है, क्योंकि जो एक्सीडेंट जो मेरा हुआ था वो मैं ही जानती हूँ मैं किस हिसाब से वो मैं झेल सकती थी। तो इसलिए फिर मैंने वो जॉब छोड़ना ही बेटर समझा, तो मैंने वो छोड़ दी थी जॉब। और उसके बाद जॉब छोड़ने के बाद में मैंने सोचा कि 1 साल जब मेरा कंप्लीट हो गया, रिकवर में हो गई, उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या करना है आगे। तो अब मैंने सोचा कि घर बैठे भी कुछ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाके ही कुछ कर सकते हो। तब मैंने अपना स्टार्ट किया इंस्टाग्राम। फिर आप सोशल मीडिया से मैं जुड़ी और मैंने सोशल मीडिया पे वीडियोस, पहले भी मैं हालांकि बनाया करती थी रैंडम वीडियोस, जब टिकटॉक हुआ करता था तभी मैं वीडियो बनाया करती थी। लेकिन तब मैं इतनी वो नहीं थी, एक्टिव नहीं थी और फोकस नहीं थी कि हाँ मुझे यही करना है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद से मुझे लगा कि मुझे कुछ तो करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि जिंदगी भर हम सिर्फ घर में ही बैठे रह सकते हैं या घर के ही काम कर सकते हैं। हम कुछ, मेरे को ऐसा है कि मेरे को कुछ करना है लाइफ में। तो इसकी वजह से वो जॉब तो मेरी गई। जॉब जाने के बाद में सोशल मीडिया पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। आपने सोशल मीडिया को अपनी जॉब बना लिया? हाँ जी, वहीं पे जॉब बनाया। वहां पे मैं डेली बेसिस पे अपने वीडियोस डालती थी, छोटे मोटे जो भी मेरे को मिलता था कि आज व्लॉग करना है तो व्लॉग डाल दिया। लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव। ओके, आपका जो चैनल है अर्चना टॉक। हाँ जी, द अर्चना टॉक। यहाँ से आपकी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जर्नी स्टार्ट हुई, जो कि बहुत ही बेहतरीन जा रही है। तो इस बीच में और कोई चैलेंजेस आपकी लाइफ में आती है? हाँ जी, फैमिली की तरफ से तो कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्योंकि जो आईडी उन्होंने मेरे को फॉलो कर रखा है ना, उस आईडी पे मैं वो कंटेंट डालती नहीं। अच्छा। मैंने अलग से पेज बनाया था ताकि, और इसमें मैंने एक भी फैमिली मेंबर को ऐड नहीं किया, वो भी मैंने जानबूझ के किया। मोस्टली जो सारी बहुएं करती हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो पेज मेरा, एक जो दूसरा पेज है, उस पेज पे मैंने उनको फॉलो कर रखा है ताकि बुरा भी ना लगे कि हाँ सोशल मीडिया से हमें हटा दिया या ब्लॉक कर दिया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अलग पेज बना के वहां पे मैंने सिर्फ जो मेरे को इंस्पायर करते हैं उन लोगों को फॉलो कर रखा है। very nice. और हस्बैंड तो कोई इशू नहीं है, वो सपोर्टिव है। वेरी नाइस। तो अब आप थोड़ा सा ये सोशल मीडिया की जर्नी हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, आप कितना मतलब अच्छा काम किया है, प्रोग्रेसिव, वो सब हमारे व्यूअर्स बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ सुनना चाहते हैं। देखो, स्ट्रगल तो हर फील्ड में है ना। स्ट्रगल आप करोगे तो ही आपकी आगे की जर्नी में मजा आएगा। तो मेरे जो इंस्टाग्राम पेज है वो ग्रो शुरुआत से नहीं हुआ है, वो ग्रो हुआ है जब, मैं मेन पॉइंट बोलूंगी कि जब वो बिग बॉस स्टार्ट हुआ ना, बिग बॉस, और मैं सबसे बड़ा थैंक यू बोलूंगी तान्या मित्तल को, उसकी वजह से मेरा पेज ग्रो हुआ। और बिग बॉस का रिव्यू मैंने जब देना स्टार्ट किया, देने के साथ साथ भी मुझे थोड़े बहुत व्यू आ रहे थे, तो मुझे लगा शायद ये नहीं चलेगा मेरा कंटेंट। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि नहीं, तुम अच्छा कर रही हो, तुम बोल भी ठीक ठाक रही हो, तो तुम इसी को कंटिन्यू रखो। तो मैंने अपने हस्बैंड की बात सुनी, तो मैंने उसी को ही स्टार्ट कर दिया।
तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे शुरुआत में तो कुछ नहीं अच्छा रिस्पॉन्स आया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने तान्या मित्तल, उसमें कंटेस्टेंट थी बिग बॉस हाउस में, तो उनके ऊपर मैंने मतलब अपना रिव्यू दिया था और वो मेरा ना रातों रात मिलियन में गया। वेरी नाइस। तो जब मैंने सुबह उठ के देखा तो मैंने बोला ये किसका पेज है, शायद किसी और का खुल गया है। लेकिन अचानक से जब मैंने देखा ये मेरा ही है और उस पे मिलियंस में व्यू आ रहे हैं और मेरे को अच्छा पॉजिटिव बोल रहे हैं लोगों को पसंद आया है जो भी मैंने उनके रिगार्डिंग चीजें बोली हैं। हालांकि लोगों का ये रिव्यू था कि जो तान्या मित्तल है वो फेक पर्सनालिटी है। मेरे अकॉर्डिंग फेक नहीं है, वो जो भी बोलती थी वो सच बोलती थी। लेकिन होता है ना कि जिन लोगों ने अगर इतनी सी चीज देखी है तो वो उसी को उतना ही जानते हैं, और जिन्होंने बहुत सारी चीज देखी है तो उनको पता है कि इतनी बड़ी कैसी चीजें होती हैं। तो आप प्रॉपर रिसर्च करते हैं इन सब चीजों पर? हाँ, मैंने फिर तान्या के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया और तान्या मुझे अच्छी लगने लगी कंटेस्टेंट के रूप में। और फिर मेरे को जो भी वो चीजें होती गई, जो भी अगर कोई एलिगेशन उनके ऊपर लगता था तो उस पर मैं सर्च करती थी पहले कि ये एलिगेशन सच है या झूठ है। तो फिर मैं उस पर रिव्यू देना मैंने स्टार्ट किया और फिर वहां से मेरी लाइफ, अच्छी लाइफ मैं तो बोलूंगी, स्टार्ट हुई बिकॉज ऑफ तान्या मित्तल। और फिर उसके बाद फिर मेरे चैनल पे, पेज पे काफी अच्छे मतलब व्यू आने लगे मेरे। आई थिंक जो मिलियंस में व्यूज 1-2 पे नहीं, 10 या 12 वीडियोस पे गए होंगे इजीली। और उसके बाद फिर लैक्स में जाने लगे मेरे वीडियोस, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। इससे क्या होता है, अप्रिसिएशन मिलता है कि हम अच्छा कर रहे हैं तो और आगे बढ़ते जाएं इसी। तो कोई ऐसे अप्रिसिएशन जो आपको मिले जो आपको बहुत ही मतलब, उसकी वजह से मेरी रीच अच्छी जाने लगी और सारी वीडियोस मेरे चलने लगे। ओके, वेरी नाइस। तो मेरा एक जो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, तो ऐसा किसी एक जो होता है ना कि आपको कोई अप्रिशिएट या मोटिवेशन आपको ऐसे किस वीडियो से या सेलिब्रिटी से आपको मिला जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे सेलिब्रिटी से मिला। सबसे पहला मैं नाम लेना चाहूंगी तान्या मित्तल। जैसा कि तान्या मित्तल ने मेरा जब वीडियो उनके पेज पे गया होगा तो उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने स्टोरी जब लगाया तो मेरे होश उड़ गए कि यार इन्होंने मेरा मतलब स्टोरी लगा दिया मेरा वीडियो। तान्या मित्तल ने आपकी स्टोरी लगाई? हाँ जी, उन्होंने मेरी स्टोरी लगाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा नाम है मृदुल तिवारी। और मृदुल तिवारी ने मेरी एक नहीं 5-6 वीडियोस स्टोरी पे लगाई अपनी। और उसके बाद तीसरा है गौरव खन्ना। गौरव खन्ना ने भी बहुत अच्छा मतलब मुझे बोला उन्होंने कि आपने मेरे को सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा, उनकी टीम की तरफ से एक्चुअली मैसेज आया था। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। उसके बाद है शहबाज के फादर, उन्होंने मेरा वीडियो स्टोरी पे लगाया, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं नाम कितने बताऊं आपको, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पॉडकास्ट बना रहे हैं वो हम एक उभरती हुई सेलिब्रिटी के साथ बना रहे हैं। डेफिनेटली। नहीं, मेरे को मतलब इन लोगों ने मेरा वीडियो अपने पेज पे लगाया, स्टोरी मेंशन किया, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसी से मेरे को इतनी मोटिवेशन मिलता था, इतनी मोटिवेट हो जाती थी मैं। मुझे लगता था कि मुझे और अच्छा बनाना चाहिए इनके लिए वीडियोस, क्योंकि ये अप्रिशिएट करते हैं मेरे वर्क को, है ना। तो वो मुझे चीज बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल, जब अप्रिशिएशन मिलता है तब तो काम करने में मजा आता है। तो इन्होंने अप्रिशिएट किया और फिर मैंने काम किया और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। तो अभी आपकी जो ग्रो है आपके प्रोफेशनल डैशबोर्ड की, वो किस हद तक गई है? बिग बॉस के टाइम पे आपको मैं बता दूं, वो करीब गई थी मेरी 37.8 मिलियन। वाओ, वेरी नाइस। ये थी उस टाइम पे। और अभी क्योंकि जैसे बिग बॉस खत्म हुआ तो उसका क्रेज घट गया, तो फिर अभी तो नॉर्मल है कि कभी कभी होता है ना, रीच अच्छी आ जाती है, कभी कभी नहीं भी आती है, कभी कोई वीडियो चल जाता है, कभी कभी नहीं भी चलता। तो अब वो हाल है कि अभी चल नहीं रहा है। तो अब क्या आप लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं कंटिन्यू वीडियोस डाल रही हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि हाँ यार सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस का ही रिव्यू दिया और किसी का नहीं दिया। नहीं, मैं जो भी ट्रेंडिंग चलता है मैं उसका सबका रिव्यू देती हूँ। तो आप मोस्टली हर ट्रेंडिंग हाँ जी चीज को उठाती है, तो बच के रहना पड़ेगा। जो भी नई चीज आ रही है लोगों को बिल्कुल अर्चना से बच के रहना पड़ेगा। कुछ भी ऐसी चीज ना दे कि अर्चना को खतरनाक रिव्यू देना पड़े। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आज तक, मेरा ये भी है कि मैंने आज तक किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला है। और
मेरे वीडियो, मैं ऐसा कंटेंट चूज करती हूँ कि मेरे वीडियो से किसी को बुरा ना लगे, कोई हर्ट ना हो जाए सुन के, तो मैं उस चीज पे भी फोकस करती हूँ। वेरी गुड, ऐसा होना भी चाहिए। हाँ, मेरा वीडियो एक प्रॉपर रहता है कि किसी को बस बुरा ना लगे, ये रहता है। मतलब आप सबके बारे में सोच के बनाती हूँ। मैं ये नहीं हूँ कि एक नेगेटिव बोल दूं, उसको हर्ट कर दूं और मैं व्यू कमा लूं, ऐसा नहीं है। जो जेन्युइन है उसी को मैं करती हूँ। वाओ। तो ये आपकी जो सोशल मीडिया जर्नी थी वो रही तो छोटी है, हाँ। लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव, एक्टिव और मजेदार रही है, और प्लस विद अप्रिशिएशन। हाँ, अप्रिसिएशन ने तो भाई कमाल किया, क्योंकि अगर अप्रिशिएट नहीं करते वो लोग तो मैं इतना अच्छा काम नहीं कर पाती हूँ अभी 2-3 महीनों में। तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट आप मेरे पेज पे देखेंगे, अभी आने वाला है। मैं बता देती हूँ आपको, द 50 शो है जो कि कलर्स पे आएगा, और उसका रिव्यू मैं दूंगी, आप लोग जरूर देखिए और उसको भी फॉलो कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। उसके भी वीडियो मेरे मिलियंस में जाने चाहिए, मैं होप करती हूँ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल अपने व्यूअर से बोलूंगा, जो अर्चना जी जो नए रिव्यूज देने वाली हैं एक चैनल शो को लेके, उसको उस पर भी उनको सपोर्ट कीजिए, जिस तरह से आपने पीछे भी सपोर्ट किया है। और साथ साथ अर्चना जी के वीडियोस के साथ साथ रोम वोक्सिया के वीडियोस को भी उतना ही प्यार दीजिए। तो बस आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि जो अर्चना जी ने बताया स्टोरी, इनकी पर्सनल लाइफ, जो कि सच में एक बहुत ही स्ट्रगल और एक से भरी हुई थी। बचपन में उनका एजुकेशन, उनकी पढ़ाई, प्लस उसके बाद शादी के बाद उनके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने खुद को रिकवर किया, और उसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी। जॉब छोड़ने के बाद घर बैठ के उन्होंने अपने आप को टाइम दिया, सोशल मीडिया पे एक्टिवली इतना अच्छा किया, इतने कम टाइम में। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, सॉरी। जो भी महिलाएं घर में काम करती हैं या फिर बाहर नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ फैमिली और अपने बच्चे की टेक केयर के लिए, तो वो ये ना सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकती है। अब तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है सोशल मीडिया का, जहाँ पे आप काम करते हुए भी अपने वीडियो बना के डाल सकती हैं। क्या पता वो आपका वीडियो चल जाए और आप भी फेमस हो जाओ। तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, और अच्छा काम करें और आप भी खुश रहें और सबको खुश रखें। बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही अच्छी चीज है कि खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। हाँ जी, वेरी नाइस। तो बस दैट्स इट हमारी तरफ से रोम वोक्सिया पे। मैं अपनी बात को जरूर पूरा करूंगा। अर्चना जी के मन में मैसेज आया, उन्होंने बीच में ऐड किया, तो उस बात को जरूर पूरा करेंगे। तो इनकी जो स्टोरी सोशल मीडिया में इतने एक्टिव होने के बाद अब ये आगे ग्रो ही करती जाएंगी, क्योंकि एक बार जो इंसान सफलता की सीढ़ी चढ़ जाता है ना, वो चढ़ता ही जाता है, और वही अर्चना जी भी चढ़ती जा रही हैं, रुकेंगे नहीं, मुझे पता है। मैं तो चाहूंगी कि आप भी ग्रो करें। तो अर्चना जी, मैं आपके और हमारे व्यूअर्स से बिल्कुल बोलूंगा, इस पॉडकास्ट को भी हम उसी तरह सफल बनाएंगे जिस तरह आपके वीडियोस भी सफल जा रहे हैं। और अपना इतना कीमती समय रोम वोक्सिया को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए रोम वोक्सिया पे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।